जो पहली प्रकार की प्रजाति मानी हमने निग्रोइड प्रकार की, विद्वानों ने इसे निग्रोइड प्रकार की प्रजाति के रूप में जो कहा है, इसको लेकर के 1962 में जब कून महोदय ने इसका फिर से विवरण प्रस्तुत किया ना, ओरिजिन ऑफ रेसेज नामक उस पुस्तक के साथ उन्होंने डिटेल में व्याख्या प्रस्तुत की, तो उसमें इस प्रकार की प्रजाति को उन्होंने दो श्रेणियों में बांटा था। एक तो कांगोइड्स के रूप में उन्होंने लिया था और एक कैपोइड्स। दो प्रकार की उन्होंने प्रजाति मानी थी। अब इसमें इसको लेकर के 7 उप प्रजातियां जो मानी, उसमें पहली प्रकार की जो प्रजाति हमने ली, पहली प्रकार की प्रजाति को देखिए, कभी कभी इन प्रजातियों को इन प्रकार जो निग्रोइड की जो प्रजाति है ना, उनको 2 श्रेणियों में विभक्त कर देते हैं। समझ लेना ना, ऐसा प्रश्न भी आ जाए, अगर इस तरीके से भी प्रश्न आ जाए, वैसे तो इसकी उप प्रजातियां कितनी हैं? 7 उप प्रजातियां हैं, ठीक है। लेकिन इनको ने एक और कुछ विद्वानों ने अलग रूप में और लिया है। एक तो मौलिक निग्रो प्रकार की प्रजाति और एक पिग्मी प्रकार की प्रजाति, ठीक है। ये जो पिग्मी प्रकार की प्रजाति है और एक मौलिक निग्रो प्रकार की प्रजाति है, इनको कुछ विद्वान प्राथमिक निग्रो भी कह देते हैं। ये प्राइमरी निग्रो भी है या प्राइमरी निग्रोइड्स प्रकार की प्रजाति भी है। मतलब ये प्राइमरी का सीधा सा मतलब जिनकी अभी प्योरिटी एज इट इज बनी हुई है, जिनकी शुद्धता लगभग उसी प्रकार की बनी हुई है, जिन्होंने विश्व के अन्य प्रकार की प्रजातियों के साथ मिश्रण की कोई प्रवृत्ति नहीं विकसित की है, वह रेशियल मिक्सिंग की कोई कंडीशन उनकी नहीं हुई है। इस प्रकार की प्रजाति को प्राइमरी निग्रोइड्स के रूप में यानी प्राथमिक निग्रोइड्स के रूप में भी माना गया है, ठीक है। वैसे तो क्रमवार 7 हमको लेनी है, तो इसको 2 भागों में बांट करके, एक तो प्राथमिक निग्रोइड्स है, तो जो बाकी बच गए वो द्वितीयक निग्रोइड्स हैं, ठीक है। द्वितीयक निग्रोइड का मतलब क्या हुआ? द्वितीयक निग्रोइड का मतलब हुआ जो प्राथमिक का ही इंप्रूव्ड रूप मान सकते हैं, प्राथमिक प्रकार की प्रजातियों से ही आगे चल करके विकसित हुए हैं। जिनमें मौलिक निग्रो वाला जो क्षेत्र है, वो कल भी हमने बात की थी कि जो सेनेगल नदी वाला इलाका है, और यहाँ पर इसी तरीके से नाइजर नदी वाला इलाका है, नाइजर नदी का क्षेत्र, सेनेगल नदी का क्षेत्र, और यहाँ पर कैमरून और इस तरीके के जो कांगो के कुछ वन क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को लेकर के यह मौलिक निग्रो वाले क्षेत्र के रूप में मानते हैं। पर्टिकुलर जोन है, ठीक है, कोई ज्यादा बिखराव नहीं है। पहला एक कॉमन बात हमने क्या की थी निग्रोइड की, जो जटिल प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों में निवास कर रहे हैं। जब हम सेटलमेंट ज्योग्राफी वाला पार्ट करेंगे ना, जब हम अधिवास भूगोल वाला पार्ट करेंगे और जनसंख्या भूगोल वाला पार्ट करेंगे, उस समय भी हम ये बात कर लेंगे कि जो भी भौगोलिक परिस्थितियां, जटिल भौगोलिक परिस्थितियां अगर किसी प्रजाति से संबंधित हैं, तो उसमें ना हम एक आइसोलेटेड पॉपुलेशन की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। एक हम ऐसे अधिवासों की बात करेंगे, एक इस प्रकार के अधिवासों की बात करेंगे, जनसंख्या की वृद्धि के संदर्भ में ये बात करेंगे कि जब किसी स्थान की जनसंख्या केवल और केवल के जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर के आधार पर आंकी जाती है कि वह वृद्धि कर रही है या घट रही है, जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर के आधार पे। वैसे तो इसे क्या कहा जाता है इंद्रा? वैसे तो इसे कहा जाता है नेचुरल ग्रोथ, प्राकृतिक वृद्धि। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि की प्रवृत्ति क्या है? जब किसी स्थान पर पाई जाने वाली जनसंख्या में उसकी जो कुल जनसंख्या है, उसमें से बाहर से आने वाले लोगों की यानी आप्रवासियों की जनसंख्या को घटा दें, माइनस कर दें, तो इसका मतलब है उस कुल जनसंख्या में उस जनसंख्या वृद्धि में से केवल जन्म दर और मृत्यु दर के आधार पर होने वाली जनसंख्या वृद्धि ही शामिल है। भाई किसी स्थान की जनसंख्या वृद्धि में एक तो ये अंतर होता है कि वहां पे जन्म दर क्या है और एक मृत्यु दर क्या है, उसके अंतर के आधार पर एक तो जनसंख्या वृद्धि हुई, प्लस उस स्थान में बाहर से आने वाले लोगों की जनसंख्या भी जोड़ी जाती है, तब उसकी वास्तविक जनसंख्या वृद्धि होती है। तो ये तो हो गई जनसंख्या वृद्धि। लेकिन अगर इस जनसंख्या वृद्धि में से माइनस कर दिया जाए बाहर से आने वाले लोगों की जनसंख्या को कैलकुलेट करके माइनस कर दें, तो इसका मतलब क्या आ गया? जन्म दर और मृत्यु दर का अंतराल। ये तो है ना, ये नेचुरल ग्रोथ कहलाता है, ये प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है, ठीक है। लेकिन किसी ऐसे स्थान पर जो बिल्कुल आइसोलेटेड प्रकार का प्लेस है, अलग थलग प्रकार का क्षेत्र है, ऐसे प्रकार के क्षेत्रों में अगर केवल और केवल जनसंख्या वृद्धि का एक ही तरीका बचता है, जन्म दर और मृत्यु दर का अंतराल,
क्योंकि बाहर से लोग बाग वहां पहुंच नहीं पाते हैं, भौगोलिक परिस्थितियां इतनी जटिल होती हैं, कोई भी आइसोलेटेड आइलैंड होता है, सुदूरवर्ती प्रकार का ऐसा द्वीपीय क्षेत्र होता है जहां पर दूसरे क्षेत्र के लोग नहीं पहुंचते हैं। तो इस प्रकार की जनसंख्या को एकाकी जनसंख्या भी कहते हैं। इस प्रकार की क्षेत्र में होने वाली जनसंख्या वृद्धि को हम वहां पर एकाकी जनसंख्या वृद्धि की श्रेणी में ले लेते हैं। वो केवल जन्म दर और मृत्यु दर। तो वो कौन से इलाके होते हैं? वो ऐसे ही इलाके होते हैं कि जो जटिल भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित होते हैं, और ऐसे क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो प्रजाति होती है वो अपने मूल स्वरूप को कायम रखती है। मूल स्वरूप का मतलब जिस प्रजाति से वो संबंधित है। जब मानव प्रवसन एंशिएंट टाइम का जो माइग्रेशन हुआ था, मतलब जब विपरीत प्रकार की जलवायु दशाओं के कारण से इन प्रजातियों को अपने मूल स्थान को छोड़ना पड़ा था, चाहे वो प्लेस्टोसीन काल का हिमयुग हो या अन्य प्रकार की दशाएं हों, इनको जब ये छोड़ना पड़ा था तो ऐसी स्थिति में यह अपनी जान बचाते हुए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के तहत ऐसे ऐसे स्थानों पर पहुंच गए थे, ऐसे ऐसे जगहों पर पहुंच गए थे जहां पहुंचकर वह उस स्थान पर एक अपने आप को वह आइसोलेट कर लेते हैं, अलग थलग कर लेते हैं। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में वो वहीं पर अपने मूल स्वरूप को बना करके रखे हुए होते हैं। जब उनको उस छोटे से इलाके में अगर अनुकूलता मिल जाती है और वो फिर कहीं और नहीं जाना चाहते हैं। तो पॉइंट यही है कि ये ऐसी मौलिक या मूल रूप की प्रजातियां हैं निग्रोइड्स, जिनका अभी भी आज भी आधुनिक विश्व के साथ जिन्होंने मेल मिलाप नहीं किया है, प्रजातीयता का मिश्रण नहीं हुआ है। ठीक है? तो इनमें ये प्राथमिक प्रकार की प्रजाति हैं। पिग्मी प्रकार के लोगों के लिए हम ये कहते हैं कि ये जो पिग्मी हैं मुख्यतया दो प्रकार की श्रेणियों के पिग्मी माने जाते हैं। जैसे कल भी हम बात कर रहे थे, चाहे वो एशियाई निग्रो बोल दीजिए या एशियाई पिग्मी बोल दीजिए, इसी प्रकार से अफ्रीकी प्रकार के जो पिग्मी होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के हैं। इसमें एशियाई प्रकार के जो अफ्रीकी प्रकार के पिग्मी हैं वो तो कांगोइड्स के रूप में पर्टिकुलर माने जाते हैं, मतलब कांगो बेसिन वाले क्षेत्र। ठीक है? इनके लिए जो जोन है वो ध्यान करके रखेंगे, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य के कांगो या जायरे नदी के बेसिन के घने वन वाले क्षेत्रों में, डेंस फॉरेस्ट में, जिसे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट कहते हैं, विषुवत रेखीय प्रकार के वन क्षेत्र कहते हैं, उस क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति, घने वन क्षेत्र में जो प्रजाति पाई जा रही है, जिस प्रजाति का आज प्रतिनिधित्व करने वाली जनजाति ये है, पिग्मी जनजाति है। उलट बात कर लेते हैं हम ये कहते हैं कि आज की भले ही इस पिग्मी जनजाति के आधार पर इस प्रजाति का नामकरण किया गया हो, लेकिन पढ़ते टाइम अब हम यही बात करते हैं कि ये तो प्रजाति है पिग्मी, जो कि उप प्रजाति है किसकी? निग्रोइड की। इस उप प्रजाति का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है संसार में? तो हम कहते हैं ये आदिवासी कर रहे हैं, ये जनजाति कर रही है। ठीक है? तो इस प्रकार से इनका जो क्षेत्र है यह है जो उस दलदली माहौल है ना, यहाँ पर रोज बारिश होती है, रोज 2 बजे 3 बजे बाद बारिश होती है। दिन के समय सूर्य ताप के कारण से सागरीय दशाओं वाले क्षेत्र में संवहनीय तरंगों के रूप में, यानी वाष्प के रूप में यह जल ऊपर उठता है, भाप ऊपर बनती है, और यह वाष्प लगातार ऊपर उठती जाती है, और ऊपर उठते हुए वह इस प्रकार से जब यह संघनित होती है, ठंडी होती हुई वायु क्या प्राप्त करती है? संघनन। ठंडी होती हुई वायु संघनन प्राप्त करने लगती है, मतलब, और यह जो उसमें तापमान कम होता है ऊंचाई के अनुसार जाने पर, जिसे आप कहते हैं NLR, नॉर्मल लैप्स रेट की दर से 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से ऊंचाई की ओर तापमान में कम होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है ना? ऊंचाई की ओर। तो इस दर से यह जब ऊंचाई पर उठती हुई वायु ठंडी होती है, तो ठंडी होती हुई ये वायु जो वाष्प, जलवाष्प, नमी, आर्द्रता थी, अब वह जल के कणों में परिवर्तित हो जाती है और वह बादल बनते हैं। उसको संघनन या कंडेंसेशन कहा जाता है। और यही संघनन के पश्चात जब ये भारी होते जाते हैं कण और हवा में लटके नहीं रह सकते हैं, तो फिर ये बारिश कर देते हैं, वर्षा की प्राप्ति हो जाती है। तो मतलब टाइप ऑफ कंडेंसेशन में आप बादल का बनना, ओस का बनना, धुंध का छाना, कोहरा बनना, ये पाला पड़ना, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ जो है वह अपने आप में इस प्रकार से संघनन के रूप हैं, जल के गैस के अलावा रूप हैं, जल के गैस के अलावा रूप हैं। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में आप कह रहे हैं कि इन इलाकों में प्रतिदिन 2 से 3 बजे के बाद बारिश होती है।
ठीक है। और जब यहाँ पर बारिश होती है तो माहौल दलदली माहौल होता है, और इस दलदली माहौल में ये लोग अपना आवास बना करके रहते हैं पेड़ों के ऊपर, जिससे वह उन रेंगने वाले जीवों, रेप्टाइल्स, सरीसृपों आदि से अपने आप का बचाव करके रखें। ठीक है। खैर, ये इस जनजाति का विवरण लेते हैं तो हम अलग से ह्यूमन ज्योग्राफी वाले पार्ट में, जनजातियों वाले, आदिवासियों वाले पार्ट में उसका अलग से पढ़ते हैं। अभी हम प्रजाति की बात कर रहे हैं, तो इस प्रजाति का मूल निवास क्षेत्र यह है। अब इससे आंशिक रूप में परिवर्तित हुई या विकसित हुई अन्य प्रजाति, इस प्रकार की जो प्रजाति है उसको आप यहाँ पर तीसरे प्रकार के रूप में, ये जो इलाका है, ये जो क्षेत्र है, यहां से ध्यान दीजिएगा, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में दो प्रकार की प्रजाति निवास करती है, दो तरीके की प्रजाति निवास करती है। ठीक है ना। एक तो वो प्रजाति जिसके लिए इतिहासकारों ने ऐसा माना है कि मिस्र के पिरामिडों को बनाने के लिए इसी प्रकार की प्रजाति से संबंधित मजदूरों का उपयोग किया गया। जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, मिस्र की महान सभ्यता थी, उस मिस्र की महान सभ्यता में इस प्रकार से जो कि पिरामिड निर्मित किए गए, ठीक है ना। और लगभग आज से अगर हम कहें कि 10,000 साल पहले या 7-8 हज़ार साल पहले इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर शुरू हो गई थी। इस प्रकार के पिरामिडों के निर्माण के लिए जिस प्रजाति के मजदूरों का उपयोग किया गया था वो प्रजाति थी नियोलिथिक प्रकार की, यानी नील नदी के तटीय क्षेत्रों पर रहने वाले इस प्रकार के निग्रोइड से संबंधित या उन जैसे दिखाई देने वाले आज के वैज्ञानिकों, आज के एंथ्रोपोलॉजिस्ट के अनुसार यह निग्रोइड का ही रूप है। ठीक है। और यह नील नदी, चूंकि देखिए ये सहारा डेजर्ट है, नहीं, ये सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल में यहाँ इस जगह से विषुवत रेखीय प्रकार के क्षेत्रों से, इस पूर्वी अफ्रीकी पठार क्षेत्र से विषुवत रेखीय प्रकार के क्षेत्र में, दो बातें बोल रहा हूं मैं साथ साथ, है ना। एक तो इक्वेटोरियल एरिया, विषुवत रेखीय प्रकार का क्षेत्र, और पूर्वी पठारी क्षेत्र, यहां से निकलने वाली दो प्रमुख नदियां, सफेद नील और नीली नील, व्हाइट नाइल एंड ब्लू नाइल, ये दो नदियां मिलकर के एक नदी बनाती हैं। कौन सी? नील नदी, नाइल रिवर बनाती हैं। ठीक है। ये नील नदी अब यह भूमध्य सागर की ओर जाती है, और अब यहां पर चूंकि विषुवत रेखीय प्रकार के क्षेत्रों से उसे नियमित रूप से जल प्राप्त होता रहता है, इसलिए भले ही वह रेगिस्तानी क्षेत्र से होकर के जा रही हो, लेकिन यह इसको जल निरंतर मिलता रहता है, क्योंकि प्रतिदिन बारिश वाला क्षेत्र है। और पूर्वी अफ्रीकी पठार वाला जो भाग है, इथोपियन हाईलैंड, इथोपिया जो देश है, हाईलैंड मतलब उच्च भूमि क्षेत्र, वहां से भी इस प्रकार से जलधाराओं के रूप में जल प्राप्त होता रहता है। और ये जो इस प्रकार की स्थिति है, यहां से यह इस जगह से और इस जगह से जल प्राप्त करते हुए ये जब वह पहुंचती है, तो चूंकि यहां पे प्रतिदिन बारिश होती है, तो ये जो बेल्ट है ना, ये वाला, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत दलदली भाग है। दलदली भाग क्यों है? दलदली भाग इसलिए है क्योंकि एक तो वैसे ही रेगिस्तानी क्षेत्र और फिर प्रतिदिन बारिश की प्रवृत्ति, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में यहां पर जो दलदली भाग है, इस दलदली भाग पर जो घास उगती है, उस घास को सूड घास कहा जाता है। ठीक है। तो नील नदी से संबंधित, देखिए सूडान की राजधानी है खार्तुम। क्या है? खार्तुम। नीली नील और सफेद नील का मिलन भी खार्तुम के आसपास होता है। ठीक है। जहां से उसके बाद यह नील नदी के रूप में जानी जाती है। बल्कि अगर हम वैसे कहने में तो ये कह देते हैं कि नील नदी का जो उद्गम है, ये सफेद नील और नीली नील का जो मिलन है वो खार्तुम के पास होता है। वास्तव में इन दोनों के मिलन स्थल पर ही आगे चल करके अधिवास विकसित हो गए, और ये खार्तुम जैसा विशाल नगरीय मानव अधिवास का निर्माण कर गए। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये जो सूडान की राजधानी खार्तुम की बात कर रहे हैं, तो इस सूडान देश का नाम इस सूड घास के आधार पर ही रखा हुआ है, दलदली क्षेत्र। तो यहां पर जो निवास करने वाली दलदली और इस वन क्षेत्र में निवास करने वाली जो प्रजाति रही है, उस प्रजाति को हम यहां पर फॉरेस्ट प्रकार के निग्रो, यानी वन क्षेत्र में निवास करने वाले जो निग्रो हैं, उनके रूप में लेते हैं। तो ये जो बेल्ट है नील नदी से संबंधित, इसमें लोअर पार्ट ऑफ नाइल बेसिन, यानी नील नदी के निम्न बेसिन का मतलब तो ये होता है जहां पर नदी अपना जल छोड़ती है। ठीक है ना। और उच्च बेसिन का मतलब होता है जहां से नदी निकल रही होती है, पर्वतीय भाग या जो इलाका। तो ये उच्च बेसिन वाला क्षेत्र है। ठीक है ना। ये यहां से नदी जा रही है भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में। तो नील नदी का
जो उद्गम के आसपास वाला क्षेत्र है, या कह लीजिए कि उसका उच्च बेसिन वाला जो क्षेत्र है, वहां पर ये सूढ़ घास वाले, दलदल वाले क्षेत्र में, घने वन वाले क्षेत्र में निवास करने वाले निग्रोइड को फॉरेस्ट निग्रो कहते हैं। शेष प्रकार के ऐसे क्षेत्र जहां पर यह उस सहारा मरुस्थल के बजाय उस तटीय क्षेत्र के आसपास जो जनजाति या प्रजाति निवास कर रही है, उसे नीलोटिक निग्रो कहा जाता है। ठीक है, यहीं पर एक प्रजाति और निवास करती है, जिसे आपने कहा था कि इस इलाके में निवास करने वाली जो प्रजाति है, ठीक है ना, ये प्रजाति जिसे आपने क्या कहा था, इसे आपने हेमिटी प्रकार की प्रजाति कहा था। ये हेमिटी प्रकार की प्रजाति है। इस इलाके से बोलने से काम नहीं चलेगा, हमको जगह पता रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, बोर्ड पे तो समझ लेंगे हम लेकिन हमें लोकेशन के लेकर के देशों के नाम, जगह के नाम भी तो पता होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं दो रूपों में कह रहे हैं। एक तो यहां के क्षेत्र को लेकर के ये जो बेल्ट है ना, ये कहलाता है अफ्रीकी हॉर्न, अफ्रीकी सींग, अफ्रीकी श्रृंग। ठीक है ना, मतलब सींग की तरह से निकला हुआ भाग, ये अफ्रीकी श्रृंग कहलाता है, तो इसको कहते हैं अफ्रीकी हॉर्न। तो अफ्रीकी हॉर्न और ये पूर्वी अफ्रीकी पठारी क्षेत्र, पूर्वी अफ्रीकी पठारी क्षेत्र, इससे संबंधित ये जो इलाका है, इस इलाके में अगर हम लें तो ये जो भाग है, इस भाग में आप कह रहे हैं ईस्टर्न अफ्रीकी प्लेटू वाला भाग, या इसे आप अफ्रीकी हॉर्न भी कह रहे हैं, या इसे आप यहां मुख्य देश जो है उसके आधार पर इसे इथोपियन हाईलैंड या उच्च भूमि क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है ना, ये जो इस प्रकार का ये जो क्षेत्र है, इथोपियन हाईलैंड, इथोपियन उच्च भूमि, इथोपिया देश के अलावा यहां पर है सोमालिया, यहां पर है इथोपिया से अलग हुआ एक आज का एक देश इरिट्रिया, और एक केन्या पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित भी कुछ भाग केन्या। ठीक है, ये जो पार्ट है, अब आप तीन जगह के संदर्भ में समझ गए यहां पर हेमिटी जाति के लिए कौन कौन सी जगह। अब आप चाहे इसे अफ्रीकी हॉर्न क्षेत्र कह दीजिए, ठीक है, चाहे आप इसे पूर्वी अफ्रीकी पठारी क्षेत्र कह दीजिए, या इथोपियन हाईलैंड वाला क्षेत्र कह दीजिए, या फिर इन देशों से संबंधित क्षेत्र कह दीजिए, इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया आदि से संबंधित क्षेत्र। ठीक है ना, इस क्षेत्र में निवास करने वाली जो प्रजाति थी उसे हेमिटी प्रजाति कहा जाता है। इसको लेकर के हमने कल भी बात की थी, वही बात हम फिर दोहरा रहे हैं। इस प्रजाति को लेकर के इतिहासकारों ने ऐसा माना है कि यह भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र तक पहुंची, और भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र तक पहुंच करके इस प्रजाति ने यहाँ पर रहने वाले आर्यों को पराजित किया। कुछ लोगों के मत के अनुसार आर्य सभ्यता के समाप्त होने के लिए जो कई प्रकार के सिद्धांत या मत दिए जाते हैं, उनमें से एक मत ये भी है कि इस पूर्वी अफ्रीकी पठारी क्षेत्र से आने वाली, यानी भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम से, यूं बोला जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र से आने वाली प्रजाति या उस जाति के पास ऐसे विकसित हथियार थे, ऐसे विकसित धातु से बने हुए, कठोर धातु से बने हुए हथियार थे, जिसे लोहे से बने हुए हथियारों के रूप में जानते हैं। इसलिए जो उत्तर वैदिक काल है, ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल या जिसे आप कहते हैं उत्तर आर्यन काल, उस काल में जब आप इतिहास की दृष्टि से विवरण पढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि जहां पर ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल में लोगों को लोहे की धातु के बारे में जानकारी नहीं थी, वहीं पर एक डिफरेंस दिखाई देता है कि उत्तर वैदिक काल में लोगों को लोहे की जानकारी थी। और इसके लिए इतिहासकार किस बात को श्रेय देते हैं? वो इस बात को श्रेय देते हैं क्योंकि उनके समय में इन जातियों से यहाँ पर आक्रमण हुआ करता था, और उस आक्रमण के कारण से यहाँ पर इनको जबरदस्त इस तरीके का अक्सर नुकसान होता रहता था। तो यहाँ के लोगों को अब संसार को ये नहीं जानकारी है, अभी तक संसार के पास ऐसे कोई, इतिहासकारों के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि इस जाति को ये जानकारी कितने समय पहले से थी। लेकिन विश्व को अगर आप पुराने इतिहास के हिसाब से देख करके उसका आकलन करने की कोशिश करें तो इसमें सबसे पुरानी जानकारी ये इनसे प्राप्त हो रही है। अब ये कब से यूज कर रहे हैं, ये ऐसा कोई एग्जैक्टली ये आकलन नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए वही बात जो हम कल भी दोहरा रहे थे, इसीलिए यह आज संसार में जो लौह अयस्क सर्वाधिक रूप में जो पाया जाता है, ठीक है ना, उसे हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क इसी आधार पर कहते हैं। हेमेटाइट नामकरण इसी आधार पर पड़ा हुआ है, ये भी बात समझने की है, ठीक है। तो इस तरीके से पूर्वी अफ्रीकी पठार क्षेत्र पर निवास करने वाली ये एक महत्वपूर्ण प्रकार की प्रजाति थी।
ठीक है। और इसी रूप में अगर हम लेके चलते हैं तो 5 प्रकार की प्रजाति तो ये हो गई, ठीक है। छठी प्रकार की प्रजाति के रूप में हम एक मध्य अफ्रीकी, अब अभी तक हमने घूम फिर करके लगभग विषुवत रेखा के आसपास और उससे उत्तर के, विषुवत रेखा के आसपास और उससे उत्तर की प्रकार की निग्रोइड प्रकार की प्रजातियों की बात की। हाँ, इसकी बात एक और हम कर रहे थे, तो जो विषुवत रेखीय प्रकार का क्षेत्र है, जिसे आप यूं कहते हैं कि ये वाला बेल्ट, इस वाले बेल्ट पे, ठीक है ना, पूर्वी द्वीप समूह, विश्व के मानचित्र में पश्चिम की ओर के द्वीप समूह और विश्व के मानचित्र में पूर्व की ओर के द्वीप समूह। पश्चिम की ओर के द्वीप समूह को वेस्ट इंडीज या पश्चिमी द्वीप समूह कहा जाता है, वो कई देशों का समूह है, जबकि पूर्वी द्वीप समूह जो है वो इंडोनेशिया द्वीप समूह से संबंधित है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहां पर भी जो इस तरीके से पिग्मी जैसे कुछ एशियाई जो पाए जाते हैं, उनको लेकर के आपने क्या कहा था, ये नेग्रिटो प्रकार की प्रजाति मानी जाती है और अफ्रीकी पिग्मी को नेग्रिलो कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो उसके पश्चात अब उत्तर और मध्य, ये यहां विषुवत रेखीय प्रकार के प्रदेशों के अफ्रीकी क्षेत्र की निग्रोइड की बात करने के बाद हम अब मध्य और दक्षिण की ओर के निग्रोइड की बात कर लेते हैं। एक है बंटू निग्रो। बंटू निग्रो के लिए मुख्यतया आप यही कह रहे हैं कि मध्य अफ्रीकी क्षेत्रों के वन क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो मुख्य प्रजाति है वो बंटू निग्रो के रूप में जानी जाती है। और लास्ट में जो दक्षिण की तरफ की जो प्रजाति है, यहाँ निवास कर रही है जो प्रजाति, उसको आप यह विश्व की सबसे लंबी प्रजाति के रूप में जाने जाने वाली, बुशमैन भी काफी लंबे हैं और हॉटेनटोट भी लंबे हैं, ठीक है। तो दोनों एक ही क्षेत्र में निवास करते हैं। कालाहारी जैसे भौगोलिक प्रतिकूल वाले स्थानों में ये निवास कर रहे हैं। कालाहारी मरुस्थल के उत्तरी क्षेत्र में निवास करने वाले यह प्रजाति बुशमैन प्रजाति है, जिसका प्रतिनिधित्व आज बुशमैन जनजाति कर रही है। कालाहारी मरुस्थल के दक्षिणी भाग में निवास करने वाली प्रजाति हॉटेनटोट है, जिसका नामकरण वर्तमान में यहाँ निवास करने वाली हॉटेनटोट जनजाति के आधार पर किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 7 प्रकार के यह निग्रोइड रूप में जो उप प्रजातियां मानी जाती हैं, उनकी व्याख्या हम कर लेते हैं।